हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास चल रहा था रसायन शास्त्र का। रसायन शास्त्र में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक के वीडियो बना चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले कुछ याद दिला देते हैं कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था, इससे पहले वाला वीडियो में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है ना, उसमें फिर बताए थे विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी सब बताया गया है ना। यस सर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ना। उसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सारा चीज़ बता दिया गया है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारा चीज़ बता दिया गया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से होता है क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में बहुत सा क्वेश्चन आता है, बहुत सा क्वेश्चन पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ठीक है। उसमें ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, तो ये सारा चीज़ आप लोग अपने से याद रखिएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव क्या है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण का प्रभाव क्या है। तो पहला है भोजन का पचना। पहला क्या है, तो भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया होता है, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, या अपचयन, है ना। उसके बाद है भोजन दुर्गंधित क्यों होता है। तो देखिए भोजन कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह ये सब होता है। तो ये सब क्या होता है कि लंबे समय में वायु के संपर्क में आने के बाद वायु से रिएक्शन कर लेते हैं। वायु से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि इसमें दुर्गंध आने लगता है। क्या आने लगता है, और दुर्गंध होने के कारण ये भोजन जो होता है वो बासी कहलाने लगता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बासी भोजन। और वो खाने लायक नहीं रहता, खाने लायक नहीं रहता है, कि रहता है। तो भोजन को दुर्गंधित होना कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऑक्सीजन से संपर्क है ना, कि नहीं हुआ। तो जो इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं है। भोजन का पचना भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि भोजन जब हम लोग करते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन का विखंडन होता टूटता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ही ना ग्लूकोज बनाता है जी, ऑक्सीकृत होता है, भोजन का ऑक्सीकृत होता है। और भोजन के ऑक्सीकृत होने के बाद ही क्या होता है, भोजन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है ना। और CO2 क्या होता है, शरीर से फिर बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, भोजन का पचना, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोजन दुर्गंध क्यों होता है समझ में आ गया आप लोग को। अब भोजन को दुर्गंधित होने से बचाया कैसे जा सकता है, तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रिज समझ में आता है आप लोग को ना, फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। तो अब भोजन को जब फ्रिज में रख दीजिएगा तो वहाँ ऑक्सीकृत भोजन नहीं हो पाता है, भोजन ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, जिसके वजह से बासी नहीं होगा वो। यानी बासी तो हम लोग जनरली कह देते हैं कि शाम का बना हुआ है तो बासी है, सुबह में खाते तो होता है ना,
लेकिन अगर ऐसे हम रख दें तो आप लोग देखे होंगे कि 7-8 बजते बजते भोजन जो होता है खराब हो जाता है, होता है ना। और कहते हैं कि बासी भोजन है, इसको नहीं खाना चाहिए, उसमें दुर्गंध भी आने लगता है। भोजन जब बनता है ना तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट अच्छा गंध आता है। नहीं, कोई घर मुर्गा उर्गा बनत रहेगा तो आप लोगों को घर से पता चल जाता है कि अरे फलाना घर तो मुर्गा बन रहा है आज, है कि नहीं। सवेरे उसके यहाँ से लड़का कोई निकले तो मुर्गा रहता खाया था का, हम लोग बोल देते हैं। कहा कि हमारा घर आ रहा था, गंध उसका बढ़िया था, एकदम बहुत अच्छा स्मेल था, है कि नहीं। लेकिन वही भोजन अगर सुबह 7-8 बजे तक रख दिया जाए तो उसमें क्या आ जाता है, स्मेल आ जाता है, दुर्गंध हो जाता है, वो दुर्गंधित हो जाता है। मैंने सुगंध से क्या में बदल गया, दुर्गंध में बदल जाता है। तो अगर कहते हैं कि ये बासी भोजन है, अब हम लोग चले गए खाते समझ गए रही तो बसिका खा रहा, रात का घर बनल था, है कि नहीं। तो ये हो जाता है बासी भोजन। उसको खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वो भोजन ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि हम बचाएं ऑक्सीकृत होने से, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। किस चीज़ में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देने से भोजन का ऑक्सीकरण जो होता है रुक जाता है। भोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है, आप लोग आए दिन देखे होंगे गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी दुर्गंधित हो जाता है। गर्मी के दिनों में जल्दी क्या होता है, गर्म हवा के कारण ना। लेकिन अगर ठंडी के दिनों हो तो मुर्गा अगर बना हुआ 4 बजे ना तो लोग 6-7-8-9 बजे तक खाता रहता है दिन में, है कि नहीं। क्योंकि ठंडी के दिनों में ऑक्सीकरण की क्रिया जो होता है वो स्लो होता है। क्या होता है, मनो कहने का मतलब ये है हमारा कि ऑक्सीकृत होता है लेकिन बहुत धीमे गति से हो जाता है ना। लेकिन गर्मी के दिनों में जब वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, तो ऑक्सीकृत तेजी से होता है भोजन, ठीक है, जिसके वजह से भोजन खराब हो जाता है। और ठंडी के दिनों में तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं बाबू, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर न्यूनतम होता है, कम टेम्परेचर रहता है। तो कम टेम्परेचर में क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया बहुत धीमी गति से होता है, जिसके वजह से भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और उपाय क्या है, तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम लोग को वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं लेसीथिन, लेसीथिन, जिसे हम लोग बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रसायन डाल देंगे तो उसमें ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ पाता है, ऑक्सीजन को संपर्क में नहीं आने दे, जिसके वजह से भोजन ऑक्सीकृत नहीं होता। मानो भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सकता है एक ऑक्सीडेंट डाल करके, है ना। ये रसायन पदार्थ होता है। क्या होता है, समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए अगला है, भोजन को वायु रोधक बर्तन में रख करके, जैसे हॉटपॉट सुने होंगे ना आप लोग, हॉटपॉट रोटी को डाल देते हैं, है ना, तो भोजन जो होता है लंबे समय तक गर्म का गर्म रह जाता है, रहता है ना, तो उसमें वायु नहीं जा पाता, वायु, तो वैसे स्थिति में भी ऑक्सीकृत रोका जाएगा। आगे समझ में, यानी 3 तरीके से हम लोग भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचा सकते हैं। पहला क्या बताते थे, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, भोजन को क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में डालेंगे। दूसरा बताए थे, क्या बोले थे, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एक रसायन पदार्थ होता है जिसको डाल देने से भोजन में ऑक्सीकरण क्रिया धीमी हो जाती है। क्या होती है, बहुत धीमी हो जाती है, ना के बराबर होती है ना, यानी भोजन ऑक्सीकृत नहीं होता है। तीसरा बताए थे वायु रोधक बर्तन में भोजन को रख करके भी ऑक्सीकरण की क्रिया को कम किया जा सकता है। जैसे में हॉटपॉट है ना, हॉटस्पॉट बोलते हैं, हॉटस्पॉट मोबाइल में होता है ना, जिसकी वजह से वाईफाई लेन देन होता है, नेट, है ना। हॉटस्पॉट नहीं, हॉटपॉट, है ना, जो आप लोग बर्तन उसको उपयोग करते होंगे रोटी वगैरह रखने में, है ना। तो इससे ऑक्सीकरण क्या होता है, धीमी गति से होता है लेकिन धीमी गति से होता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। क्या है,
संक्षारण क्या होता है? लोहे में जंग लगता है। लोहे में क्या होता है? तो लोहे को जब आप लोग नम हवा में कुछ लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि भूरे रंग के परत चढ़ जाता है। भूरे रंग क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोहा में जंग लग गया। क्या लग गया? तो ओकरे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भी ऑक्सीजन संपर्क में आ गया तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण हो गया जी। उसके बाद है दहन की क्रिया। दहन की क्रिया क्या होता है कि हम लोग कोई भी पदार्थ को जलाते हैं ना तो जलने से क्या ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ऊष्मा और तो ये भी कब संभव हो? जब ऑक्सीजन उसमें रहेगा तब, है ना। अच्छा, बिना ऑक्सीजन में भी जलाया जा सकता है। बिना ऑक्सीजन में भी कुछ वस्तुओं को जलाया जा सकता है। जैसे में हो गया मैग्नीशियम का फीता, उसको जलाया जा सकता है बिना ऑक्सीजन में, है ना। लेकिन ज़्यादातर वस्तुएं जो होते हैं उनको हम लोग वायु के ऑक्सीजन में, वायु की उपस्थिति में ही जलाते हैं। वायु के, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में अधिकतर पदार्थ नहीं जलती है। जैसे लकड़ी जलाना है, अगर वायु नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जलेगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ही न जलता है। तो दहन होता क्या है? दहन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा एवं प्रकाश निकालते हैं। ऊष्मा एवं प्रकाश निकालते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दहन भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे अब हम लोग पढ़ेंगे दहन के बारे में। दहन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे दहन होता क्या है। तो दहन का डिफिनेशन अभी हम बताए थे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया आप लोग को? जैसे में मान लिया जाए कि एक लकड़ी है, एक लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है कि इसमें से ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है ना जी। और ये हम लोग ठंडी के दिन में ज़्यादा करते हैं, है ना। लहरी वगैरह तापते हैं ना बैठ करके, तो उसमें आप देखते हो कि जब जलता है तो क्या होता है, इसमें से प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है ना। तो ये क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और ये संभव कब है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की, अब देखिए पहले जो लालटेन आता था, अब तो बल्ब से हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो लालटेन से पढ़ा करते थे, है ना। लैंप होता था। क्या होता था? तो लैंप में शीशा देखिए इस प्रकार से होता था, यहाँ से ऐसे रहता था, ऐसे रहता था ना, इस तरह से ऊपर वाला ऐसे गोल रहता था खुला, यहाँ पर जल रहा होता था, बत्ती क्या होता था? जलता था। लेकिन जब इसको ऊपर से हम लोग बंद कर देते थे तो ये जलना बंद कर देता था, बुझ जाता था। क्यों बुझ गया? क्योंकि इसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? बुझ जाता है। क्या होता है? बुझ जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है ना। अच्छा, जब ये जलता है तो चारों ओर रोशनी निकल जाता है। चारों ओर क्या हो जाता है? रोशनी फैलता है ना। उसके बाद अगर इस शीशा को आप टच करिएगा तो देखिएगा कि वो गर्म हो जाता है। क्या होता है? तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके क्या कर रहा है? प्रकाश भी उत्सर्जित कर रहा है और ऊष्मा भी। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगे समझ में कोई डाउट है? अब देखिए कुछ पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जलते हैं। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जलते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम। क्या दिया हुआ है? देखिए बोला है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? देखिए जैसे में यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं कि Mg है। क्या है? Mg बोलते हैं मैग्नीशियम को। और N2 हो गया क्या है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। तो जब ये जलता है
तो जल करके Mg3NO2 बनाता है। क्या बनाता है? N2। Mg(N2) में जल करके क्या बनाता है? Mg3N2। इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नाइट्रेट। प्लस में प्रकाश भी उत्सर्जित करता है और ऊष्मा भी। तो क्या यहाँ पे इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है? नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं पदार्थ जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जलते हैं, यानी उसमें दहन की क्रिया संभव है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव, जैसे में आप लोग देख लिए ना, कोई दिक्कत है? और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने का बहुत सारा उदाहरण आप दे सकते हैं, बहुत सा उदाहरण आप दे सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के लिए। कागज का जलना हो गया, है ना, लालटेन जलना हो गया, ढिबरी जलना हो गया, है कि नहीं, लकड़ी का जलना हो गया, है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है कि हमारे घरों में जब आग लग जाती है ना, तो उसके ऊपर हम लोगों को कंबल या लेदर वगैरह होता है ना, वो डाल देना चाहिए या बालू छीट देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक मोटा लेयर बन जाएगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी दे देते हैं। पानी देने से पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होता है ना, तो दिक्कत है। पानी नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? हम लोग को बालू छीटना चाहिए अगर हो तो, और नहीं तो घर में सभी के यहाँ लेदरा कंबल होता है, ओढ़ना बिछौना है ना जी, उसको क्या डाल देना चाहिए। उस पर डाल देने से मोटा लेयर बन जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से आग बुझ जाएगा। आग क्या होता है? और बहुत लोग को यहाँ क्या होता है कि ये आए दिन होता है, गैस जो होता है ना, सिलेंडर में आग लग जाता है, तो लोग क्या तो छोड़ के घर से भागने लगते हैं बाहर, है ना, कि अब तो ब्लास्ट होगा, हम बचबे नहीं करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। भागना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करें, सुतरी वाला बोरा होता है ना, उसको भिंगा करके उस पर डाल देना चाहिए। और भी है, कंबल डाल दो, ओढ़ना बिछौना जो भी होता है, चादर उधर जो होता है ना, उसको भिंगा करके डाल देने से क्या होगा, बुझ जाएगा। क्या हो जाता है? उसको सिर्फ ये करना है ना, आग लगा वहां पर खाली ऑक्सीजन को जाने से सिर्फ रोक देना है। ऑक्सीजन को जाने से रोकेंगे, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी संभव है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। जैसे में कोई पूछ दे तो बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जल करके मैग्नीशियम नाइट्रेट तथा प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो इसमें जलने के लिए उस ऑक्सीजन की अनिवार्यता जरूरी, ऑक्सीजन है इसमें कहीं पे नहीं, फिर भी जल गया ना, जल करके प्रकाश और ऊष्मा दे रहा ना। तो हम तो यही ना जानते हैं, कोई भी पदार्थ जल करके प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करेगा उसको क्या कहेंगे? क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिए। इसमें आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, तो बनता है CO2 प्लस में प्रकाश भी उत्सर्जित होता है और ऊष्मा भी निकलता है ना जी। तो ये आपका क्या हो गया, दहन हो गया। क्या हो गया? ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी क्या क्या चीज मेरे पास होना चाहिए दहन के लिए। तो सबसे पहला आप लोग बोलिएगा ऑक्सीजन। क्या बोलिएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी पहले कुछ चाहिए हमको, सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से पहले हमको चाहिए। तो पहला होता है दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता कि ये क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में जलने योग्य पदार्थ। पहले क्या होना चाहिए हमको पास? जलने योग्य पदार्थ होना चाहिए, नहीं यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए, दूसरा में है ज्वलन ताप। क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप होना चाहिए। अब है कि ज्वलन ताप क्या होता है,
तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। फिर से सुनिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे शुरू कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लें सपोज कोई पदार्थ है मेरे पास, ये अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू कर देगा तो बोलेंगे इसका ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। आगे समझ में ना? नहीं आया? उसके बाद होता है तीसरा में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी अधिकांश वस्तुएं जो होते हैं वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलना शुरू करते हैं। तो ये 3 मुख्य आवश्यक क्या है? घटक हैं जिसके कारण दहन होना संभव है। दहनशील पदार्थ समझ में आ गया आप लोग को? जलने योग्य पदार्थ यानी जिसे जलाया जा सकता है, जिसे तो सबसे पहले हमारे पास ये पदार्थ न होना चाहिए जी, ये वस्तु न होना चाहिए कि नहीं? पहले ऑक्सीजन रहेगा। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास इसको जलने तक टेम्परेचर भी चाहिए। इसको जलने तक क्या होना चाहिए? यानी ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति समझ में आ गया ना? यानी जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करेगा वह उसका क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? अगर उससे कम टेम्परेचर है तो नहीं जल पाएगा, उससे ज़्यादा तो चलेगा लेकिन कम टेम्परेचर पर, न्यूनतम ताप पर नहीं जलेगा। ऐसे में उसके बाद वस्तु को जलाने के लिए, दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए फिर हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन की क्रिया होती है। बात हम पहले भी बता चुके हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया ना जी? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब अगला पॉइंट है ज्वाला। क्या है? ज्वाला। तो सभी दहनशील गैसीय पदार्थ, सभी दहनशील गैसीय पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जलने पर क्या करते हैं? यानी गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनको जलाएंगे तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ज्वाला उत्पन्न होता है। किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न कर सकता है जो गर्म करने पर वाष्प बनते हैं। क्या बनते हैं? यानी कह रहा है ये कि वे सभी गैसीय दहनशील पदार्थ जो जलने पर क्या करते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? यानी गैस को हम लोग जलाते हैं तो उसको जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? ज्वाला। लेकिन ठोस और द्रव वही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करेगा जो जलने पर सीधे वाष्प बनता है। जलने पर क्या बनता है? जैसे में किरोसिन तेल है। क्या है? तो किरोसिन तेल को जब, किरोसिन तेल एक द्रव्य है। क्या है? लेकिन जब उसको हम लोग जलाते हैं तो जलाने पर क्या होता है? उससे ज्वाला उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ज्वाला उत्पन्न होता है। उसी तरह से मोमबत्ती है। मोम समझ में आता है ना? मोम एक ठोस पदार्थ होता है लेकिन जब इसको जलाते हैं तो भी वाष्प में बदलता है ना? नहीं बदलता है? तो ये भी आपको क्या उत्पन्न कर सकता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो गैस जितने भी हैं उनको अगर आप जलाते हैं तो वो तो ज्वाला उत्पन्न करेगा ही, लेकिन ठोस और द्रव जो होते हैं, सभी ठोस सभी द्रव ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वही उत्पन्न कर सकते हैं जो जलने पर सीधे क्या बन जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प बनाता है। वही जल करके ज्वाला उत्पन्न करेंगे। वही जल कर क्या बनाते हैं? ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आगे समझ में ना? यानी सभी ठोस और द्रव जल करके ज्वाला उत्पन्न नहीं करेंगे। हाँ, आपको दहन की क्रिया होगा, दहन की क्रिया, लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ज्वाला उत्पन्न सभी गैस तो करते ही हैं लेकिन सभी ठोस और द्रव कौन करेगा? कौन ठोस और कौन द्रव्य होगा? तो वह पदार्थ, वह ठोस है, वह द्रव जो जलने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है। क्या बदलता है? वही जल करके आपको ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे में उदाहरण अगर देना होगा तो आप किरोसिन तेल को दे सकते हैं। किरोसिन तेल है ना, उसको आप जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या करता है?
उसी तरह से आपका हो गया, आपका हो जाएगा, हाँ मोम। मोम क्या है? आपका ठोस है। मोम क्या है? लेकिन जब उसको आप जलाते हैं तो वाष्प में बदल जाता है ना, कि नहीं बदलता है? तो ये भी आपका क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? और यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होता है, समझ लीजिए। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त आपूर्ति हो तो क्या होगा? बोलता है कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। इसमें ईंधन पूरी तरह से क्या होता है? जल करके प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं पूरी तरह से ना, तो उसको बोलते हैं पूर्ण दहन। क्या बोलते हैं? इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। कैसा रंग होता है? यानी नीला रंग का ज्वाला उत्पन्न होगा। कैसा होगा? इसमें प्रकाश बहुत कम होता है, प्रकाश बहुत, इसीलिए इसको प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए आप लोग गैस जलाए होंगे ना, तो गैस जलाते उसमें नीला रंग का निकलता है, निकलता है, तो ज्वाला है। क्या है? अब बताइए कुछ में ज्यादा प्रकाश रहता है? नहीं ना रहता है, तो प्रकाश कम रहता है, इसलिए इसको प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप लोग प्रकाशहीन समझ में आ गया आप लोग को ना, जिसमें प्रकाश ज्यादा उत्सर्जित नहीं होता उसको बोलते हैं प्रकाशहीन ज्वाला। क्या बोलते हैं? अब दूसरा बोल रहा है इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, मैंने ऑक्सीजन बहुत कम होगा तब क्या होगा? बोला इसमें ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता, इसमें ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। आप लोग लहरी तापे हैं ना, तो लहरी किस रंग का हो जाता है? पीला रंग के। इसमें प्रकाश अधिक मात्रा में होता है। प्रकाश क्या होता है? इसके लिए इसको बोलते हैं प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला। क्या बोलते हैं? यानी इसमें क्या होता है? प्रकाश ज्यादा होता है ना। तो आप लोग क्या समझे? अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है तो दहन की क्रिया पूर्ण रूप से होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश नीला रंग का होता है। कैसा होता है? नीला रंग का। लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है ना, ज्यादा रोशनी नहीं देता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाशहीन। क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन ज्वाला। अगर आपके पास ऑक्सीजन कम है तो दहन की क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो उसमें प्रकाश ज्यादा उत्सर्जित होता है, प्रकाश ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला। इसमें प्रकाश का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। एक बात और सुन लीजिए, नीला रंग वाला में आपका जो होगा ना ऊष्मा बहुत तेजी से निकलता है, उसमें खाना जल्दी बन जाता है ना। तो आप लोग गैस पर खाना बनाए होंगे, जल्दी खाना बन जाता है ना, उसमें ज्वलन टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है कि नहीं। लेकिन वही अगर बात करते हैं लकड़ी और गोठा से बना रहे होंगे आप लोग, तो खाना बनने में कुछ समय लग जाता है। जनरली हम लोग यहाँ देहात है, तो देहात में जनरली लोग जो होता है ऐसे लकड़ी और गोठा का ही उपयोग करते हैं। गोठा समझ में आता है ना, गोबर से बनाया जाता है, हाँ है ना। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो फ्लिपकार्ट पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। गोठा बिकता है फ्लिपकार्ट पे, है ना। अभी हम सुबह में देख रहे थे फ्लिपकार्ट, तो उसमें गोठा दिखा रहा था 89 रुपया का, 89 रुपीज़ का 5 ठो था, 5, ठीक है ना। अभी देख रहे थे सुबह में हम। तो इससे जो होगा गोठा और लकड़ी से जो ज्वाला उत्पन्न होता है ना, वो पीला रंग का होता है। क्या होता है ना। ये पूर्ण दहन नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं LPG का, तो इसमें पूर्ण दहन होता है, उसमें प्रकाश जो होता है वो नीला रंग का निकलता है, यानी उसमें तापमान ज़्यादा होता है, इसमें ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में रहता है उसमें, ठीक है। आगे समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम लोग मोमबत्ती का ज्वाला देखेंगे, है ना, मोमबत्ती का ज्वाला। तो आप लोग यहाँ देखिए, मोमबत्ती का ज्वाला हम दिखा रहे हैं आप लोग को। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें 3 प्रकार का प्रकाश निकलता है। ऊपर में रहता है आपका प्रकाश नीला रंग का, ये होता है नीला, ये होता है पीला, और ये वाला होता है ना, वो क्या होता है? लाल रंग का होता है ना जी, कि नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका ज्वलन ताप जो होगा, ज्वलन ताप बोल रहे हैं, टेम्परेचर जो होगा, ऊष्मा इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसमें सबसे कम होता है ना। तो ये 3 भागों में होता है। ऊपर वाला बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश। और जो बीच वाला जो पीला रंग का प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशमान मंडल। क्या बोलते हैं?
और उसके बाद लाल रंग का जो तो क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। क्या होता है, और देखिए ये मोम पिघल करके फिर नीचे आकर के गिर जाता है। इसको फिर से आप तैयार कर सकते हैं मोमबत्ती बनाने में। इस मोम को फिर से आप तैयार कर सकते हैं, इसको मोमबत्ती मोम से, है ना। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका मोमबत्ती का ज्वाला जो 3 भागों में होता है। कितने भागों में होता है, पहला भाग केंद्रीय मंडल, दूसरा भाग प्रकाशमान, और तीसरा भाग जो सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे ज्यादा उसमें इसमें, उसके बाद इसमें उसमें सबसे कम प्रकाश, इसमें ज्यादा प्रकाश, इसमें फिर इसमें होता है। आगे समझ में ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो आप एलपीजी को जलाते हैं तो किस रंग का प्रकाश निकलता है, नीला रंग का, यानी प्रकाशहीन मंडल बनता है। उससे क्या बनता है, और उसमें तेजी से खाना बन जाता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो एलपीजी के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, एलपीजी के बारे में हम लोग आगे। तो ये लेसन आप लोग को यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे वाला वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मारेंगे। फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितने भी सेट है वो हम सेट क्लियर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।